तो अभी तक बहुत कम लोग आए हैं। अभी दो ही लोग जुड़े हैं। तो उसके पीछे थोड़ा सा जाते हैं। थोड़ा 2-3 मिनट इंतजार करते हैं। थोड़ा लोग कुछ लोग जुड़ नहीं पाए अभी तक। वो जुड़ जाए तब तक आप लोग अनम्यूट करके चर्चा तो शुरू ही कर सकते हैं। जब और लोग आ जाएंगे तो फिर हम 3-4 स्लाइड है इसको थोड़ा विस्तार में बताएंगे। लेकिन अभी तक का जो है उसके ऊपर हम चर्चा तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये मुख्यतः चर्चा चर्चा सत्र है। तो हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए और हम अपने अपनी चर्चा तो रखा। हाँ, बताइए अनिल कुमार जी। जी आपने आज के इस वार्ता में बताया कि वृक्षों का व्यक्ति विशेष के साथ संबंध होता है, उनका आपसी संबंध है। किसी को कोई भी वृक्ष सूट करता है, किसी को कोई भी। तो ये किस प्रकार पता किया जा सकता है जी? ये कैसा है कि जितने भी राशि हैं, जितने भी ग्रह हैं और नक्षत्र हैं, उनका विभिन्न वृक्षों के साथ उनका जो संबंध है, अलग अलग वृक्षों का अलग अलग राशि, ग्रह राशि नक्षत्रों के साथ संबंध है। तो वो वैदिक काल में ही उसके ऊपर एक उसका आकलन किया गया है और उसकी लिस्टिंग की हुई है। अब उदाहरण के लिए, अगर आपको किस वृक्ष से आपको ऊर्जा मिल सकती है और वो ऊर्जा किस ग्रह से मिलेगी या किस राशि से मिलेगी या किस नक्षत्र से मिलेगी, उसके लिए वो वृक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा? उसके लिए आपके जन्म का स्थान, आपके जन्म की तिथि और जन्म का समय, ये तीन ये तीन जो तथ्य हैं, उसके आधार पर ही कुंडली बनती है। और उस समय, उस स्थान पर, उस तिथि में, उस समय में जब जन्म होता है जातक का, उस समय आकाश में विभिन्न ग्रह, नक्षत्र और राशि का जो स्थिति होती है, उसके अनुसार उसका प्रभाव उस जातक पर पड़ता है। और उस समय के परिप्रेक्ष्य में बाकी किसी समय का जब ज्योतिष में जब बताया जाता है कि भाई ऐसा है, इस समय ऐसा है, या आपका ये समय ऐसा है या नहीं है, तो वो उसके साथ तुलना करके बताया जाता है। जो कुंडली बनती है, कुंडली में जो प्रभाव है, समग्र रूप से, जो हमने एक चित्र से समझाने का प्रयास किया है ग्रहों के द्वारा केवल, लेकिन उसके साथ, ग्रहों के साथ आप राशि को भी ले लीजिए और नक्षत्रों को भी ले लीजिए, तो वो एक बहुत व्यापक चित्र बनेगा जिसमें पृथ्वी केंद्र में है और उसके चारों तरफ ग्रह हैं, राशि है, नक्षत्र हैं, सारे हैं। और उस पृथ्वी के अंदर भी आप जिस स्थान पर जन्म हुआ है, उस स्थान पर, वो स्थान जो है वो कोऑर्डिनेट के अनुसार, जो हमने बात किया था कि वो स्थान कैसे देशांतर और अक्षांश के अनुसार अगर उस स्थान को चिन्हित किया जाए, तो उस स्थान पर, उस समय में, उस तिथि में के परिप्रेक्ष्य में जो विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति है, उसके आधार पर आपका, आपके लिए कौन सा राशि, कौन सा ग्रह और कौन सा नक्षत्र आपके लिए सबसे उपयोगी है। मतलब वो कैसे निर्धारित होता है? वो जो जिस समय जन्म हुआ है, उस समय क्षितिज पे, पूर्वी क्षितिज पे, पूर्व में जिस ग्रह का उदय हो रहा है, जिस राशि का उदय हो रहा है और जिस नक्षत्र का उदय हो रहा है, उसको जन्म राशि माना जाता है, जन्म नक्षत्र माना जाता है, जन्म ग्रह माना जाता है। साधारणतः जन्म राशि की बात की जाती है, जन्म नक्षत्र की बात, लेकिन ग्रह भी। तो उस समय जो ग्रह क्षितिज में पूर्व दिशा में उदय हो रहा है, उसको अनुसार होता है। उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी स्थान पर हैं पृथ्वी पे, उस स्थान से सब आपके सर के ऊपर
जो है वो सर के ऊपर जो है जो उसका जो टर्म है वो मैं भूल रहा हूँ अभी, और आपके विपरीत दिशा में आपके पैर के नीचे। ये एक हो गया। पूर्व और पश्चिम में क्षितिज। तो इस तरीके से आप अपने चारों तरफ पूरब पश्चिम में आप जो है, अगर जिस भी स्थान पर आप हैं वहां से अगर आप चार भागों में विभाजित कर दें तो 90 अंश के 90 अंश के चार भाग बनेंगे, जो कुल मिला के 360 हो गए। पूरा चक्र बन गया। उन हर 90 अंश में फिर 30 30 अंश है, तीन तीन भाग है, 30 30 अंश है। इस प्रकार 12 भाग बनते हैं, और आपके कुंडली में भी 12 घर होते हैं। तो वो 12 घर कैसे बनते हैं उसका आधार ये है। उसके अनुसार पूर्वी क्षितिज में, मतलब जिस जो ग्रह जो राशि जो नक्षत्र उस समय उदय हो रहा है, उस समय दिख रहा है, दिखना शुरू हुआ है, उसको आपका उसके आधार वो आपके लिए जन्म राशि जन्म वो होता है। उसके अनुसार कौन सा वृक्ष है वो निर्धारित किया जाता है। और उस वृक्ष को से आपको उस वृक्ष से आप अगर संपर्क में है तो आपको उस राशि के उस नक्षत्र के, वो एक ही वृक्ष होना जरूरी नहीं है। राशि के लिए अलग हो सकता है, ग्रह के लिए अलग हो सकता है, नक्षत्र के लिए अलग हो सकता है। तो उन वृक्षों से जब आप के संपर्क में रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी तरफ आपका पॉजिटिव भाव रहता है, तो उन वृक्ष से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो पॉजिटिव एनर्जी कौन सी एनर्जी मिलती है? उस संबंधित ग्रह नक्षत्र राशि का। इतना ही आप समझ सकते हैं। अभी 8 लोग हो गए हैं, और हम समझते हैं कि हम इस को शुरू करते हैं, फिर हम प्रश्नों पे फिर से आएंगे। तो राशियों का प्रभाव के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो हमने बताया पहले वो तो ठीक है, लेकिन 12 राशियों को चार समूहों में विभाजित किया गया। वो चार समूह कौन है? चार तत्वों के आधार पर है। कल हमने उसके बारे में बात किया था। कौन से चार तत्व है? अग्नि तत्व है, भूमि तत्व है, वायु तत्व है, वायु और प्रकाश दोनों को माना जाता है, और जल तत्व है। अग्नि तत्व में 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु राशि है। भूमि तत्व में वृषभ, कन्या और मकर राशि है। वायु तत्व में या प्रकाश तत्व जो है उसमें मिथुन राशि है। और ये मिथुन राशि है, और तुला राशि है, और वो कुंभ राशि है। और बाकी बचे चार जो है मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, और ये कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल तत्व से। इन तत्वों के आधार पर हमारे सारे फसलों को भी चार समूहों में विभाजित किया गया। हम फसल का कौन सा भाग हमारे लिए उपयोगी है, जिसके लिए हम उस फसल को उगाते हैं, हम उसको फसल कहते हैं। हम जब कहते हैं तो गाजर की फसल कहते हैं, तो जब गाजर की फसल कहते हैं तो गाजर गाजर का जो जमीन के नीचे का भाग है उसकी बात करते हैं। वही हमारे लिए होता है, हम उसी को लेते हैं, उसी के लिए हम उसकी खेती करते हैं। इसी प्रकार मूली का है, या पालक की बात करें तो पत्ते के लिए करते हैं, या टमाटर की बात करें तो फल के लिए करते हैं, गेहूं की बात करें तो बीज के लिए करते हैं। तो फल और बीज हो गया अग्नि तत्व, पत्ता जो हो गया वो जल तत्व हो गया, गाजर मूली हो गया वो भूमि तत्व हो गया। और कुछ हैं जैसे फूल हम उगाते हैं अलग अलग कारणों से, गेंदा फूल है या विभिन्न प्रकार के फूल हैं, या वाटिका में हम फूल के लिए वाटिका में लगाते हैं विभिन्न पौधे, या कुछ हैं जो हम खाने के लिए भी लगाते हैं, जैसे फूल गोभी है वो भी तो फूल ही है। ये ब्रोकोली है वो भी फूल है। पत्ता गोभी जो है वो पत्ता है, वो और कुछ नहीं होता उसके अंदर, केवल पत्ते होते हैं, तो वो पत्ते वाले उसमें जाएगा, मतलब जल तत्व में जाएगा। एक फसल है जो कि गन्ना है, जिसको हम उगाते हैं रस के लिए, गन्ने का रस ही हमारे लिए उपयोगी होता है। तो उसमें क्या होता है, रस का मतलब जल, लेकिन वो तने वाला भाग होता है, और वो तने वाला भाग जो होता है वो हमारे लिए किस उसमें आएगा? वो जल तत्व में आएगा, क्योंकि उसके अंदर रस होता है। वो किसी दूसरे में नहीं जाएगा, वो अग्नि तत्व में नहीं जाएगा, वो भूमि तत्व में नहीं जाएगा, वो वायु तत्व में नहीं जाएगा। तो बचा कौन सा? जल तत्व। और उसका जो भाग जो उपयोगी भाग है वो किस लिए है? रस के लिए, जल के लिए।
पत्ते को जल से क्यों जोड़ा गया है? पत्ते को जड़ से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि पौधा जो पोषण लेता है वो जल के साथ लेता है, और वो जड़ के से, तने से, शाखाओं से होते हुए जाता कहाँ पे? पत्ते में जाता है। और पत्ते में जाने के बाद वहां पे प्रकाश प्रकाश संश्लेषण से भोजन तैयार होता है। वो फिर पूरे पौधे के पूरे सभी भागों में जाता है। वो चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, सभी भागों के सभी कोशिकाओं में जाता है। चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो शाखाएं हो, पत्ते हो, या फिर कलियां हो, फूल हो, फल हो, बीज हो। लेकिन पहले वो जो जल है वो पत्ते में जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि पौधे में जल का जो स्टोरेज है वो पत्ते में होता है। गन्ने का एक अपव्यय है ये गन्ने को छोड़कर, लेकिन बाकी सभी पौधों में। और जिन फसलों को हम पत्ते के लिए खाते हैं उनमें अगर रस नहीं है, रसीला नहीं है, ताजगी नहीं है, पत्ते जो है उनमें ताजगी तभी होगी जब उसमें जल होगा। अगर वो जल नहीं है तो ताजगी नहीं होती है, वो लूज होता है। इसी कारण उसको पत्तों को जल तत्वों से जोड़ा गया। ऐसे तो रसीले फल भी होते हैं जिसमें रस होता है, वो भी जल ही होता है। लेकिन फल का जो आकार है, फल में जो बनता है, और उस फल में बीज होता है। या तो बीज बिना फल के होता है या फल के अंदर होता है। तो बीज के वजह से उसको अग्नि तत्वों से जोड़ा गया है। और अग्नि तत्वों से क्यों जोड़ा गया है फल को और बीज को? उसका कारण यह है कि जितने भी बीज हैं उनसे तेल निकलता है, जो हम आज से नहीं, जब से हम मनुष्य सभ्य हुआ है और उसने विभिन्न प्राकृतिक वस्तुओं को उपयोग करना शुरू किया है, तो उसने जब तेल निकाला तो बीज में से निकाला है। बीज को क्रश करके उसमें से जो निकला वो तेल, उस तेल को जला के प्रकाश किया जाता था। पुराने पहले जमाने में जब बिजली नहीं थी, तब प्रकाश करने के लिए जो मशाल जलाया जाता था वो तेल से जलाया जाता था। वो तेल कहाँ से आता था? बीज से आता था। इसका मतलब बीज के अंदर वो ऊर्जा, अग्नि की ऊर्जा जो है वो उसके अंदर निहित होती है। इसलिए उसको अग्नि तत्व से जोड़ा गया। वो बीज कहाँ पे होता है? फल में होता है, इसलिए फल को भी अग्नि तत्व से जोड़ा गया। इसी प्रकार जो जड़ के बारे में हमने बता दिया। और बचा फूल। तो फूल जो है वो प्रकाश तत्व से जोड़ा गया है। वायु से ज्यादा फूल को प्रकाश तत्व से जोड़ा गया, क्योंकि फूल में रंग होता है। जो रंग रंग जो है पौधे में अगर देखा जाए तो फूल में होता है और फल में होता है। फल कहाँ से बनता है? फूल से बनता है। तो पहले रंग कहाँ पे है? फूल में। और रंग जो है हमें दिखता है वो किस लिए दिखता है? प्रकाश के वजह से दिखता है। जिस जो रंग हमें दिखाई पड़ता है वो रंग इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो प्रकाश की किरणें उसमें पड़ती हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उसमें से जो रंग रिफ्लेक्ट होके, प्रतिबिंबित होके हमारे आंखों में आ रहा है, उस रंग का फूल वो दिखाई पड़ता है। बाकी सब रंग जो है, सातों में से बाकी जो रंग है वो उसके अंदर शोषित हो जाते हैं। ये हमने भौतिक शास्त्र में, फिजिक्स में हमने ये पढ़ा है। तो इसलिए उसको प्रकाश से जोड़ा गया है। इसका जो वैज्ञानिक आधार है वो हमने बताने का प्रयास किया है। और उससे संबंधित जो ग्रह है, राशि है, नक्षत्र है, उनका प्रभाव उस फसल के उस भाग में पड़ता है। और उसके अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो उस भाग को पुष्टता मिलती है, पौष्टिक होता है। उसका आकार, उसका स्वाद, उसका रंग, उसका वजन, वो सारी चीजें होती हैं। और इसका उदाहरण जो मैं बता रहा हूँ वो कल यतिन भाई ने तो बताया। आज भी यतिन भाई हैं हमारे ख्याल से, तो यतिन भाई उस पर और ज्यादा विस्तार में बता सकेंगे। कल वो बताते बताते वो ऑफ हो गया था, तो आज यतिन भाई उसको और ज्यादा विस्तार में बता सकेंगे। तो ये है इसका आधार, जो तत्वों का, राशियों का। और राशियों के साथ उसी प्रकार से नक्षत्रों का संबंध है। तत्वों के साथ कैसे, ग्रहों का संबंध तत्वों के साथ कैसे, वो हमने पहले ही बताया है। लेकिन उसका पौधों के साथ, फसलों के साथ क्या संबंध है वो हमने अभी बताया आपको। इसके बाद जो नक्षत्रों का है वो हमने बताया कि राशियों का मेष राशि, सिंह राशि, हमने बता ही दिया है पहले ही।
कि अग्नि राशि, भूमि राशि, वायु है, प्रकाश और जल राशि, उसके अनुसार कौन कौन से भाग है। और फिर जो ये है राशियों का प्रभाव, अगर हम देखें तो राशियों का प्रभाव, चंद्र चंद्र जिस राशि में होता है उस राशि की ऊर्जा उत्सर्जित होती है पृथ्वी पर, चंद्र के द्वारा उत्सर्जित होती है। चंद्र जब जिस राशि में गोचर करता है, अब चंद्र का राशि गोचर, चंद्र का नक्षत्र गोचर, वो किस प्रकार से होता है, वो हम यहाँ पे वो विषय नहीं ले सकते। पिछले उसमें हमने उसके विस्तार में बताया था चित्र के द्वारा कि वो किस प्रकार से, उसका आधार क्या है, उसका विज्ञान क्या है, उसका आधार क्या है। तो चंद्र एक राशि में करीब 2.25 दिन रहता है, तो उस राशि की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और उस राशि से संबंधित, उस राशि के तत्वों से संबंधित जो फसल है, जिस प्रकार के फसल है, उन फसलों को वो ऊर्जा मिलती है। उस फसलों में प्रभाव जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसका। इसी प्रकार बाकी तत्वों के अनुसार होता है। इसी प्रकार नक्षत्रों के लिए भी होता है। जो हमने यहाँ पे नक्षत्रों का प्रभाव, यहीं पे हम रुक गए थे। ज्योतिष और जैव गतिशील गतिशील मतलब बायोडायनेमिक, यहाँ पे कुछ लोगों ने बायोडायनेमिक की बात की थी। तो यहाँ पे ज्योतिष और बायोडायनेमिक कृषि में नक्षत्रों को पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला माना गया है। यहाँ पे जहाँ से हमने ये लिया है वहाँ पे शब्द बायोडायनेमिक यूज किया था, लेकिन बायोडायनेमिक्स में नक्षत्रों के बारे में कोई बात नहीं की गई है। नक्षत्रों के बारे में बायोडायनेमिक से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बायोडायनेमिक का आधार रखा था, रुडोल्फ स्टाइनर, उनको नक्षत्रों के बारे में उनको उतनी समझ नहीं थी, उन्होंने नक्षत्रों के बारे में बात नहीं की थी। उन्होंने राशि के बारे में बात की थी, राशि के आधार पर सारी बातें बताई थी। उनको ये ज्ञान यहीं से, भारत से ही मिला है, वो एक अलग कहानी है। ये होने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट होगा, आप पूछिएगा तो मैं वो भी बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जैव गतिशील हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि जहां से हमने लिया वहां पे ये बायोडायनेमिक है, लेकिन नक्षत्रों का उसमें उल्लेख नहीं है। विशेष रूप से चंद्रमा की गति के माध्यम से, जो हमने पहले ही बात किया है कि चंद्र का जो गोचर है जिन राशि नक्षत्रों से होता है, और उसके साथ साथ ग्रहों का गोचर चंद्र के साथ नहीं है, ग्रहों का पृथ्वी के साथ है। ऐसा माना जाता है कि ये प्रभाव चंद्रमा के विभिन्न राशि नक्षत्रों से गुजरने के माध्यम से होता है। यहाँ पे ग्रह का उल्लेख इसीलिए नहीं है, जिनमें से प्रत्येक 4 तत्व पृथ्वी, वायु और जल और अग्नि में से एक एक से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये तत्व पौधे के विशिष्ट भागों को प्रभावित करते हैं, जैसे जड़ वाली फसलों के लिए। ये हमने पहले ही विस्तार में बता दिया है, हमने इसका व्याख्या कर दिया है। एक मिनट, ये इसको फिर से शेयर करना पड़ेगा। ये आखिरी स्लाइड में हम आते हैं, वो रह गया है। अच्छा, इसके बाद धन्यवाद है, ठीक है। धन्यवाद के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। वैदिक कृषि के सिद्धांतों और ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के प्रभाव को समझकर किसान बेहतर फसल पैदावार और स्वस्थ पौधों के लिए अपनी प्रथाओं के को अनुकूलित कर सकते हैं। अपने व्यवस्था को, अपने कृषि के व्यवसाय को, व्यवस्था को, तथा अपने काम को प्राकृतिक चक्रों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संरेखित कर सकते हैं। इसके साथ ये धन्यवाद है, समाप्त होता है आज का विषय। अब हम चर्चा पे आते हैं और हम चर्चा कर सकते हैं। ये स्लाइड हम खुला रखते हैं, और जिस स्लाइड में जाना चाहेंगे उसमें हम जा सकेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके सीधे सवाल पूछ सकते हैं। सुजीत सर। बताइए बाला साहब। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते। हाँ बाला सर, साहब के बारे में थोड़ा सा आपने जो बता। मैं थोड़ा सा आपके बारे में बता दूं।
बाला साहब माली हाँ जी कृषि विज्ञान के कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उनके छात्र जो हैं कृषि उनसे सीखते हैं, और भी प्रोफेसर हैं, लेकिन उनको जैविक कृषि में एक विशेष वो है, खुद की खेती भी करते हैं, कृषक भी हैं। तो यहाँ पे एज ए कृषक जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ। बताइए। मैं कृषक ही जुड़ा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। हेलो सर। हाँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि आपने बोला कि ग्रह, राशि और नक्षत्र, इनके अलग अलग पेड़ होते हैं। हम्म। हेलो। हाँ। हाँ हाँ। राशि के पेड़ मुझे मालूम है, लेकिन ग्रहों के और नक्षत्र के, नक्षत्र के पेड़ मालूम है, लेकिन ग्रहों के और राशि के पेड़ मालूम नहीं है। मैंने पहले दिन जो वीडियो डाला है, पहले दिन, हाँ उसमें हाँ हाँ लास्ट में धन्यवाद के पहले वाला जो स्लाइड है, वो हाँ हाँ ग्रह राशि नक्षत्र वाटिका का एक चित्र है। और उस हाँ चित्र में राशि के नाम से दो दो तीन तीन पौधों के नाम दिए हुए हैं, नक्षत्रों के नाम से हाँ दो दो तीन तीन उदाहरण दिए हुए हैं, और ग्रहों के नाम से भी हाँ दो दो तीन तीन उदाहरण दिए हुए हैं। वो इसीलिए हमने दिया है कि जिनको इंटरेस्ट है या जिनको पता है अपने इष्ट ग्रह नक्षत्र राशि के बारे में, उनसे संबंधित कौन सा पेड़, कौन सा पौधा आपके समीप है, या आप अपने समीप लगा सकते हैं, और उससे अपना अपना संबंध जोड़ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, और उस प्रकार से आप ऊर्जा जो है प्राप्त कर सकते हैं। वो हमने दिया हुआ है ऑलरेडी। फिर भी मैं ठीक है ठीक है। मैंने, परसों परसों का जो छठे दिन का जो है, उसमें हम उसके बारे में और हाँ थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। मतलब ये संबंध किस हाँ, और तरीके उस, से है, ये। हाँ। ठीक है। आपने, मैंने आज का सब पूरा सेशन वैसे अटेंड किया है। 5-10 मिनट गेस्ट आए थे, उस टाइम मेरा ब्रेक हो गया। हम्म। लेकिन सर, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस उसमें शेयर करना चाहता हूँ सभी सभी के लिए, हम्म। आपके लिए भी। हमारे 25 साल पहले एक गुरु थे ऐसे, और उनके उनको भक्तगण जब बेटे मिलने जाते थे ना, तो जो जिन लड़की की और जिन लड़कों की शादी नहीं होती थी जल्दी से, तो हम्म। वो उनको नक्षत्र के वृक्ष को बोलते थे, और वो नक्षत्र के वृक्ष की पूजा करने के लिए बोलते। पूजा है ना, खाली सुबह जाने का, उसको पानी डालने का, और आपने जो बोला वो मन में भाव चाहिए ना, हम्म। वैसे अच्छे भाव रखने का। इससे उन बहुत लोगों को फायदा हुआ था, और होता ही है ये। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वो पेड़ खोजने के लिए मेरे पास आते थे, और एक 4-5 पेड़ नहीं दे तो बाकी सब पेड़ मैं उनको सप्लाई करता था, यानी किधर मिलता है क्या मिलता है वो देता था। इतना ही मुझे शेयर करना था आपको। बहुत बहुत बढ़िया। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं इसके बारे में, कि अभी तलेगांव के पास संत तुकाराम जी का मंदिर बन रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। विठ्ठल रखुबाई रुक्मणी। तुकाराम महाराज भंडारा डोंगर, उसके हाँ ऊपर हाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है ना। हाँ तो हाँ वहां पे उस डोंगर के चारों तरफ नीचे भी बहुत बड़ा स्थान लिया गया है। मतलब वो हाँ हाँ। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, पुणे शहर की आइडेंटिटी वो जब बन के तैयार हो जाएगा अगले दो तीन हम्म। साल के अंदर, तब पुणे शहर की आइडेंटिटी उससे होगी। ठीक है। उसका बराबर। मैंने पूरा वीडियो हम्म। देखा है उसका और वहां पे जो जिस पेड़ के नीचे संत तुकाराम ने वो साधना की थी, उस पेड़ हाँ के बारे में भी थोड़ा सा मतलब उसकी सेवा करने का मुझे भी मौका मिला था, क्योंकि जब वो अरे मंदिर वाह। बन रहा था, तो उस पेड़ को भी थोड़ा सा उसमें थोड़ा ऊर्जा वो करने के लिए मैंने थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट किया था, जैविक तरीके से, बायोडायनेमिक तरीके से, और वो हाँ उसमें हाँ। सुधार हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने उनके जो इंजीनियर हैं उनको मैंने ये सलाह दी है कि इतना बड़ा स्थान है, तो वहाँ पे आप ये ग्रह नक्षत्र राशि वाटिका भी बनाइए। हाँ क्योंकि हाँ हाँ वो एक टूरिस्ट टूरिस्ट स्पॉट होने वाला है, वहाँ पे 5 स्टार होटल भी बनने वाले हैं। जैसे लोग जैसे हाँ अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है, अयोध्या के हाँ हाँ मंदिर हाँ के जो आर्किटेक्ट हैं जो उस मंदिर को बना रहे हैं, वही इस हाँ मंदिर को हाँ। बना रहे हैं, उसके आर्किटेक्ट वही हैं। और अयोध्या का मंदिर का आकार और बड़ा है, ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा है।
जब बन के तैयार हो जाएगा तब पुनः का आइडेंटिटी उससे होगा। ठीक है। तो वहां पे हमने बताया और उन्होंने इसको लिया है, सिंसियरली लिया है, और इसके ऊपर वो कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो ठीक ये है। मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपने बताया ये बिल्कुल सही बात है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर कुछ शून्यता आती है। हाँ हाँ। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी कारण से कुछ भी है लेकिन शून्यता आती है। वो शून्यता किसी भी प्रकार से हो सकती है। स्वास्थ्य में हो सकता है, मानसिकता, किसी में भी तीन हम्म, प्रकार की समस्या होती है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, ये तीन प्रकार की समस्याएं बराबर। होती है जीवन में। ठीक है। और अगर हम्म शारीरिक भी है तो पता चल रहा है कि भाई हमारे अंदर कोई रोग नहीं है, लेकिन हम स्वस्थ भी हम्म नहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। तो वो एक शून्यता होती है, या इस आर्थिक भी हो सकता है या मानसिक भी हो सकता है, किसी भी कारण से। उस समय में अगर हमें ये पता है कि हमारे लिए ये पेड़ या ये पौधा जो है हमारे इस राशि, हमारे इस नक्षत्र या हमारे इस ग्रह के अनुसार ये हमारे लिए लाभान्वित है, तो और हम उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम, हमारा भाव अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमको भी पॉजिटिव भाव मिलेगा, है ना। बराबर। तो ये आपने हम्म। उदाहरण बहुत अच्छा दिया और ये वास्तविकता है। हाँ, अनिल कुमार जी बराबर। बताइए। और किसी का भी हैंड रेज है, पहले अनिल कुमार जी बताइए, फिर ठीक है। जी, आप उनके एक दिन कल ही यतिन जी जो बताए थे कि रासायनिक खादों का वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। जी। इसमें कैसा है कि जब हम रासायनिक, हम उसको थोड़ा सा बताते हैं, और बाकी जो वीडियो हमने बताया था उसके ऊपर आप यूट्यूब चैनल में जाके देखेंगे तो वहाँ पे है, कैसे होता है वो है वहाँ पे। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ कि जब आप कोई भी रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो औषधि के रूप में हो, कीट और रोगों के लिए, या रासायनिक खाद है जमीन में पोषक तत्व के रूप में, लेकिन वो जो जीव है उसके आप किसके लिए दे रहे हैं, उस पौधे के लिए दे रहे हैं। ठीक है। अपनी फसल के लिए दे रहे हैं, चाहे वो औषधि हो, फसल को कीट से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए, या मिट्टी में दे रहे हैं उस पौधे को पोषण, पोषक तत्व देने के लिए। लेकिन वो रासायनिक खाद अगर है, वो भी मिट्टी के अंदर जो जीवन है उस जीवन को वो का नाश करता है। और ये हमें बस बताने समझाने की जरूरत नहीं है, क्या हो रहा है चारों तरफ हम जानते हैं कि रासायनिक खाद की वजह से हमारी मिट्टी के अंदर जो जीवन है, जो जान है मिट्टी की, वो खत्म हो गई, निर्जीव हो गया मिट्टी। निर्जीव हो गया मिट्टी का मतलब मिट्टी के अंदर जो जीवन है, जो जीव रहते हैं मिट्टी के अंदर, वो समाप्त हो गए, कम हो गए, समाप्त हो गए। तो इसका मतलब ये कि वहां पे वो निगेटिव एनर्जी डाल रहा है, जिसके वजह से वो समाप्त हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार वो औषधि है, जिस पौधे पे, जिस फसल पे आप वो औषधि दे रहे हैं, जिस कीट को मारने के लिए, जिस रोग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो पौधा जो है वो उसको पॉजिटिव वे में नहीं ले रहा है। इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया है, जिसका एक पुस्तक है, हम उसका नाम ग्रुप में डाल देंगे, उसका फोटो डाल देंगे, अंग्रेजी में, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। वैज्ञानिक आधार उसका वैज्ञानिकों ने दिया है कि जब आप किसी जीवन को समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो वो पौधा जो है वो भी जीव है, वो उसको पॉजिटिवली नहीं लेता है, जबकि उसके ऊपर जो जीवन जीवन है, जो उसको नुकसान कर रहा है, उसको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी वो दुखी हो जाता है। जब यहां तक कि उसमें देखा गया है कि जब आप रासायनिक औषधि तैयार कर रहे हैं स्प्रे करने के लिए अपने फसल में, खेत में, तब से वो पौधे जो हैं वो क्षुब्ध हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। अगर पौधा खुश नहीं है, प्रसन्नचित नहीं है, दुखी है, तो उसके ऊपर, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव तो निगेटिव ही पड़ेगा ना।
तो ये निगेटिविटी है। और अगर आप जैविक तरीके से, प्रकृति के नियम के तरीके से जो हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार करते हैं, तो वही फसल जो लहलहाता है वो हंसता हुआ दिखता है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि हंसता हुआ दिखता है, हमारे अंदर वो भावना आनी जरूरी है कि हम उसके साथ कनेक्ट इस तरीके से हो सके कि हम उसके भाव को समझ सकें। हम यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे छोटा सा। किशोर कुमार जी के गाने हम लोगों ने सबने सुने। अ, ऐसा कहा जाता है और बहुत लोगों ने देखा है, और ये वास्तविकता है। किशोर कुमार जी जहाँ पे रहते थे मुंबई में, यहाँ पे ये वहां पे जो उनका जो बंगलो था समुंदर के किनारे, मैंने देखा है वो बंगलो, जुहू जुहू तारा रोड पर, जुहू में। उनके घर, हाँ। हाँ, उनके घर के पीछे एक पेड़ था, काफी बड़ा एक पेड़ था। वो जब अकेले होते थे तो कुर्सी लगा के उस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और उस पेड़ के साथ वो वार्तालाप करते थे। लोग उनको पागल समझते थे कि इनको पागलपन का दौरा पड़ता था इसलिए ऐसा करते थे। वास्तविकता कुछ और है। उनके अंदर वो क्षमता थी कि वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते थे, बात करते थे। आप अपने घर में जब कोई कोई पालतू जानवर रखते हैं तो आप उसके साथ बात करते हो, वो आपकी बातों को समझता है। आप, और कोई नहीं, आप गाय पालते हैं, गाय आपको देख के प्रसन्न होता है, आपके साथ आता है, आपके आवाज देने पे आता है, आपके कहने पर वो उस तरीके से करता है। ये क्या है? ये तो जुड़ाव ही है। हाँ यतिन भाई बताइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। सर बोलिए पहले ये बोलिए। बता दूं टाइम खत्म हो रहा है तो नहीं नहीं, फिर अभी अभी है, व्हाट्सएप समय कॉलिंग है, 7 मिनट है, तो चलेगा। समय है। तो सर मैं अभी अपने ये बताया ना नेगेटिविटी के बारे में, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा धीमे आ रही है, लेकिन आ रही है। ओके। तो सर मैं है ना एक दिन मैंने प्रैक्टिकली देखा कि ये केचुए, ये बोल रहे हैं ना कि जमीन में से केचुए जा रहे हैं। मैं बाथरूम में ब्रश कर रहा था और हमारा घर अभी ग्राउंड लेवल पर, मतलब क्या बोलते हैं कि वो फ्लैट में नहीं है, बंगलो टाइप में घर में नीचे में है। तो कभी कभी वो अर्थवूम है ना, वो गटर में से निकल के बाथरूम में निकल आते। तो मैं ब्रश करते ऐसे हम उसको थूकते हैं ना बाहर, तो मैंने थूक दिया। वो आपने देखा होगा कि अर्थवर्म कैसे एकदम धीरे 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 चलता है कि उसकी बहुत स्लो मोशन होती है। और मैंने गलती से थूक दिया ना उस पर, वो ब्रश करने के बाद में, तो उतना छटपटा है ना जैसे उस पर वज्रघात हुआ हो और मरने की वो तैयारी उसकी हो। उस लेवल की शायद उसकी पीड़ा थी। और ये मैंने देखा ना तो ये मुझे बहुत विचलित किया कि हम ये पेस्टिसाइड्स और ये गलत गलत चीजें डाल रहे होते। हमने कभी उनकी प्रतिक्रिया पर, तो क्योंकि वो जमीन के अंदर ही रहते हैं तो हमने तो प्रतिक्रिया देखी ही नहीं है। पर ये देखकर मुझे बहुत लगा कि ये इनको चुभता है, ये पसंद नहीं आता है, शायद इसी वजह से ये चले जाते हैं बहुत नीचे और हमारी जमीन की उर्वरता कम हो जाती है। मैंने बंद किया ना ये सब डालना, तो मैंने देखा कि एक साल में, मैं हल्दी की हम बात कर रहे थे ना, तो 2025-23 22 2 साल पहले हमने जब हल्दी लगाई थी ना, तो मैंने इतना जीवामृत और गोबर इसमें डाला ना, तो जहां पर हम वो कुदाड़ी से खोदते थे ना हल्दी लगाने के, वहां पर अलसिया पहुंच, मतलब उतना अलसिया ऊपर आ गया था। ये ये शायद एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक रासायनों की हो सकती है इस पर। उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, क्योंकि केचुए जो है साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो और भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन साधारणतः जो हमारे खेतों में पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें से एक सबसे छोटा होता है, जिससे ये बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। लेकिन वो बहुत उसके उसके भी बहुत सारे निगेटिव वो है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े केचुए होते हैं जो आपके बाथरूम में आते हैं, जो बड़े वाले केचुए होते हैं, जो थोड़े भूरे रंग के, मटमैले रंग के होते हैं, उनकी हाँ, बात बुरे करें। बुरे लाल। हाँ वो हाँ थोड़े गहराई में रहते हैं, ऊपर कम आते हैं, लेकिन आते हैं, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक। और वो बहुत ज्यादा, उनका एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र से नीचे गहराई में नहीं जाते और उस क्षेत्र से ऊपर ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप हाँ रासायनिक औषधियां और रासायनिक खाद डालते हैं, औषधि भी तो जमीन में ही जाता है ना अंत में, तो वो तो विष होता है सीधे हाँ सीधे। तो वो जो भी हाँ जीव है उन जीव को सीधे सीधे मार देता है। हमने अगर कोई पेस्टिसाइड डाला है कीड़े के लिए, या कोई फंजीसाइड डाला है किसी बीमारी के लिए, उस बीमारी को जितना नुकसान करता है, जितना कंट्रोल करता है, उससे कहीं ज्यादा
वो नुकसान हमारे मिट्टी के अंदर जो जीवन है उसको खत्म करने में करता है। सही बात है सर। और और सर इस आपने ये पेड़ का, 1 मिनट में बात खत्म कर ले, हाँ तो हाँ आपने ये पेड़ का बताया ना किशोर कुमार जी के साथ में, तो सर मेरा भी ये अनुभव था कि मैंने आम का बगीचा लगाया ना, तो बगीचा लगाया हुआ था और पेड़ छोटे छोटे थे। तो एक दिन पता नहीं मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था और मतलब मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। तो फिर दिमाग में ऐसा आया कि चलो जाके, आज काम करने का मूड नहीं है तो आम के पेड़ थे तो जाके बगीचा ही देख के आता हूँ। तो मैं गया उधर और फिर उस पर दीमक और ये लगी थी, मतलब वो पेड़ की मैंने उस दिन सेवा की कि जो दीमक लगा था उसको हटाकर फिर वहां पर नीम ऑयल से लेप दिया करके पूरे बगीचे में मैं घुमा। और फिर वापस जाने लगा तब अचानक से मुझे याद आया कि यार मैं तो फ्रस्ट्रेट था, मैं अचानक से इतना प्रसन्नचित्त कैसे होने लगा। तो मुझे ये उस दिन महसूस हुआ कि ये पेड़ हमारा स्ट्रेस ले लेते हैं। और तब से मैं है ना मोबाइल लेके, मेरा कुछ भी काम होता है ना, तो अभी मेरा पूरा फैक्ट्री और वो सब गांव में ही है, तो मैं पेड़ के नीचे ही बैठ के चला जाता हूँ और उधर ही काम करता हूँ। तो सही में ये मतलब मानसिक स्थिति की, प्रसन्नता की कंडीशन ही कुछ और हो जाती है। तो क्या ये सही है कि फिर मुझे कुछ वातावरण का कुछ प्रभाव रहा होगा, ऐसा कुछ ये है? जो मैंने पुस्तक की बात की थी, 3 पुस्तक है, मैं उसका चित्र ग्रुप में डाल दूंगा, नाम भी डाल दूंगा। और वो अमेजन में मिलता है, मेरे पास है, मैंने पढ़ा है। सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, सीक्रेट लाइफ ऑफ सॉयल, और सीक्रेट लाइफ ऑफ ये और एक कोई नाम है। सबसे पहले सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह ये सारे मैंने वैज्ञानिक ने लिखा है, और वैज्ञानिकों ने जो अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके आधार पर लिखा हुआ है। वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक व्याख्या है, कोई कहानी नहीं है। उसमें ये देखा गया कि एक घर में लोग पौधा रखते हैं ना, तो ऐसा पौधा है हम्म। किसी के घर में, और वो आदमी बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, और उसको दूसरे शहर में, दूसरे जगह पे हॉस्पिटल में, जिस जैसे जैसे हॉस्पिटल में उस आदमी की का स्वास्थ्य गिरता गया, वो पौधा, जबकि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर था, उसके उसकी देखभाल भी हो रही थी लेकिन उसका स्वास्थ्य भी गिरता गया। और जिस समय वो पौधा, मतलब वो आदमी के अंदर से जान निकल गई, वो पौधे के अंदर भी जीवन खत्म हो गया। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो इमोशन है, इमोशनल कनेक्टिविटी जो होती है, ये जीवों के अंदर होती है, और वो सभी जगह होती है। जमीन के अंदर, आपके पौधे के अंदर, मतलब समय तो अभी ज्यादा है नहीं, हम कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अभी मुझे ध्यान में आया कुछ बातें जो अभी किसी साइंटिस्ट ने, अभी कुछ कुछ दिन पहले ही हमने ये कहीं पे पढ़ा है। तो इस तरीके से है। 1 मिनट से कम समय है। यतीन कुमार जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं? ना 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 ना, मैं लोअर कर देता हूँ सर, गलती से था वो अच्छा, आगे का था। समय अभी ज्यादा है नहीं, तो हम इस चर्चा को करेंगे कल का। कल भी हमारा सेशन रहेगा। परसों के लिए हो सकता है हम एक दिन के लिए ब्रेक लें, क्योंकि कल का तो हमने तैयार कर लिया है, परसों और उसके अगले दिन